औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम नावल ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, जो आपके बीए या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स फोर्थ ईयर के सिलेबस के अंदर शामिल है। इसकी एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ क्रिटिकल स्टडी भी करेंगे, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जो है उसको देखेंगे, और देन हम ये देखेंगे कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। इससे पहले भी हम इस हवाले से 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं इस नावल के ऊपर, लेकिन वो दोनों लेक्चर्स जो थे वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करना था उस हवाले से थे। तो उसमें हमने एक में तो इसके सिनोनिम्स तकरीबन तमाम टेक्स्ट में से लेके डिस्कस किए, जबकि दूसरे के अंदर हमने जो MCQs जो हैं वो बनाए थे, ताकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करने थे तो उनको एक थोरो स्टडी मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने एक बड़ी ही डिटेल में और बड़ी मेहनत करके एक उसके जो MCQs सिनोनिम्स निकाले थे। तो अब चूँकि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, तो अब हम ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के हवाले से इसकी स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप को पेपर में आ सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं राइटर का, और उसके बाद एक जो समरी व्यू लेते हैं नावल का। ये हमने नोट्स ओपन कर लिए हैं, और जो चैप्टर है जिस नावल के अंदर इसको डिस्कस किया जाना है उन के नोट्स का जो इब्तदाई पेज है, चैप्टर का जो इब्तदाई पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हेमिंगवे की जो 9 उम्री की तस्वीर है। उसके अलावा उसका कंप्लीट नेम लिखा गया है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, वो दरअसल उसका कंप्लीट नेम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। उसके अलावा उसकी बायोग्राफ़ी दी गई है, एक मुख्तसर जो है ना उसकी लाइफ, कि उसकी पैदाइश बॉर्न जुलाई 21, 1899 एट ओक पार्क, सिटी का नाम है इलिनॉय, रियासत है, और उसके बाद US अमेरिका में उसकी पैदाइश हुई, और डेथ जुलाई में 2 जुलाई 1961 एट कैचम, ओडाहायो US अमेरिका में, ओडाहायो रियासत के अंदर कैचम जो है वो सिटी का नेम है। उसके अलावा ये इसकी डेथ के हवाले से ये बात नोटिसेबल है कि ही कमिटेड सुसाइड, उसने ख़ुदकुशी की थी। अवार्ड्स में पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन 1953, और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954। उसकी स्पाउसेस में उसकी जो बीवियाँ थीं 4 नाम आते हैं, एलिज़ाबेथ हार्डले रिचर्डसन, और पॉलिन पेफर, मार्था गैलहॉर्न और मैरी वेल्श हेमिंगवे, और बच्चों में जैक, पैट्रिक और ग्रिगोरी। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं, तो एक समरी दी गई है कि जो पेपर में क्वेश्चंस इसमें से किस तरह के बन सकते हैं, या पास पेपर में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बने हैं, उनको मेन टॉपिक्स की हेडिंग लगा के एक कंप्लीट उसकी एक स्टडी दी गई है।
ये आपके सामने मेन टॉपिक्स आ गए और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सैंटियागो का करैक्टर है और स्किल और लाइफ। उस हवाले से तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं वो सैंटियागो के करैक्टर के बारे में और उसकी लाइफ के हवाले से या उसके स्किल्स के हवाले से जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो पेपर में कम से कम 15 क्वेश्चन आए हैं पिछले 25 साल में। आपके सिलेबस को ये जो मौजूदा बीए बीएससी का या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जिसको अब हम कहते हैं, वो सिलेबस पिछले 25 साल से चल रहा है। 1995 में पहली दफ़ा इस सिलेबस के तहत एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तब से आज तक यही सिलेबस चल रहा है। तो आज तक 25 साल में तकरीबन 15 जो क्वेश्चंस हैं एनुअल एग्ज़ाम में वो करैक्टर और स्किल और लाइफ के हवाले से आए हैं, जो सैंटियागो इसका मेन करैक्टर है इस नावल के अंदर। और उसमें जो उसकी हीरोइज़म है और या ब्रेवरी है उसके हवाले से क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आए हैं, 5-6 दफ़ा आए हैं, ये आप देख सकते हैं। ईयर के रेफरेंसेस आपके सामने हैं। उसके अलावा सैंटियागो का करैक्टर कि वो एक सुपरस्टिशियस पर्सन है या नहीं है, ये भी 2-3 दफ़ा पेपर में आया है। फिर मॉरल वैल्यूज़ सैंटियागो की है, ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया। ओल्ड मैन लाइफ ऑन लैंड, उसकी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी से मुराद है कि वो जो समुंदर के अलावा जो जो कुछ करता है, मतलब सफ़र पे जाने से पहले और बाद में, वो उसका खुलासा आपने देना है। फिर सैंटियागोस पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज के वो गरीब कितना है। फिर फिज़िकल लुक ऑफ सैंटियागो है। तो सैंटियागो स्किल एंड सफरिंग एंड हम्बलनेस, इसके 3-4 दफ़ा क्वेश्चन आया। उसके अलावा मैनोलिन्स करैक्टर एंड हिज रिलेशनशिप विद सैंटियागो, सैंटियागो के साथ जो मैनोलिन जो इसका दूसरा अहम तरीन किरदार है, जिसको बॉय के नाम से राइटर बार बार रेफ़र करता है, तो उस हवाले से जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीटेडली आता है पेपर में। द सी एज अ लिविंग करैक्टर, कि समुंदर का किरदार है, या मार्लिन उसके अलावा मार्लिन का जो करैक्टर है, या बिग फ़िश एज अ लिविंग करैक्टर है। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे अहम तरीन सवाल है। अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि ये सवाल कितनी दफ़ा आया, तो पिछले 25 साल में 25 दफ़ा ये क्वेश्चन आया होगा। इसका मतलब ये है कि 2 ग्रुप होते हैं, तो दोनों में से किसी एक ग्रुप को एवरेज आ जाता है या दोनों में आ जाता है, तो एवरेज हर साल तकरीबन ये क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप को आ रहा है। तो करैक्टर्स में से आमतौर पे एक क्वेश्चन देखा गया कि लाजमी आमतौर पे आ जाता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो पास्ट पेपर हमने देखे हैं उसमें करैक्टर में से एक लाजमी। उसके बाद सैंटियागो की स्ट्रगल जो है एक अगेंस्ट शार्क्स, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उसकी 2 तरह की स्ट्रगल है, एक शार्क्स के ख़िलाफ़ और एक मार्लिन के ख़िलाफ़। तो दोनों में से आमतौर पे एक स्ट्रगल दोनों में से देने का रुझान है, लेकिन ज़्यादातर मार्लिन के साथ जो उसकी स्ट्रगल है उसको दिया जाता है। फिर मार्लिन के हवाले से एक और क्वेश्चन भी आता है कि द बिग फ़िश एज अ लिविंग करैक्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि जिस बारे में सवाल पास पेपर में पूछे गए हैं वो आज तक, वो जो फ़िश पकड़ता है मार्लिन, उसके हवाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा थीम है, ये दूसरा अहम तरीन सवाल है, थीम और विक्ट्री और डिफीट के। उसमें एक सेंटेंस बोलता है, अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना, इंसान को तबाह किया जा सकता है, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो ये एक क्वेश्चन आता है। फिर मेजर थीम्स इन द नावल, और को छोटे थीम्स हैं। तो उसके अलावा एंडिंग ऑफ द नावल, ये बहुत फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन। फिर ओल्ड मैन्स आइसोलेशन और उसकी मोनोलॉग जो अपने आप से वो बातें करता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है। फिर सैंटियागो की जो हैंड में जो, इसके अलावा सैंटियागो के अंदर वो डिमैग्यू जो बेसबॉल प्लेयर होता है, उसके हवाले से भी 5-6 दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आया।
उसके अलावा ओल्ड मैन बूढ़े का जो सैंतियागो बूढ़ा होता है उसका जो दूसरे फिशरमैन मजाक उड़ाते हैं, उस हवाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर एक और क्वेश्चन जो बड़ा अहम है जो कि नावल वो है कि नावल चूँकि सिंबॉलिक नावल है, अलामती नावल है, इस वाले से अलामती हैसियत में मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मतलब जो डिफरेंट नावल के अंदर चीज़ें हैं या इवेंट्स हैं उनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। फिर जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं, बेसबॉल है, बॉय है, उनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। फिर जो है यानी जनरल एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द नावल एज अ सिंबॉलिक नावल, तो ये भी आ सकता है। फिर नीग्रो के साथ उसकी जो है हैंडगिंग कंपटीशन है, ये 2 दफ़ा पेपर में आया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स ये को 5-6 दफ़ा पेपर में आया कि यानी कि जो ड्रीम्स की क्या अहमियत है। तो ये तकरीबन 16-17 हॉट टॉपिक है। फिर हेमिंगवे का स्टाइल 2 दफ़ा आया कि हेमिंगवे का जो राइटिंग का स्टाइल है राइटर के बारे में। फिर हेमिंगवे का जो इस नावल से पता चलता है कि उसका नॉलेज कैसा है। तो ये आप एक समरी है, तकरीबन 18 मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक आ सकते हैं। इनमें जो अहम तरीन टॉपिक हैं वो 3 करैक्टर, एक सी का करैक्टर, मैनलिन का करैक्टर और ओल्ड मैन का करैक्टर, ये अहम तरीन है। फिर ओल्ड मैन स्ट्रगल अगेंस्ट मार्लिन और ओल्ड मैन स्ट्रगल अगेंस्ट शार्क्स, और फिर विक्ट्री और डिफीट, और फिर उसकी आइसोलेशन। ये कुछ 6-7 टॉपिक जो है ना, दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, ये इम्पोर्टेंट में भी सबसे अहम हैं। तो ये तो इसकी इम्तहान के हवाले से मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई। फिर आगे इस नावल का ख़ुलासा है, यहाँ से आगे फिर क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, उनके आंसर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप इसका ख़ुलासा आपको बताता हूँ कि साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक मुल्क है, उसका नाम है क्यूबा। उसके दारकूमत के अंदर जो है ना, जिसका नाम हवाना है दारकूमत का, उसके करीब एक बंदरगाह के करीब जो है ना एक बूढ़ा मछेरा रहता है जिसका नाम है सैंतियागो। नावल ओपन होता है तो 84 दिन गुजर चुके हैं और उसने अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी पिछले 84 दिन तक। और पहले 40 दिन लड़का भी एक उसके साथ था जो उसका डिसाइपल था, उसका जो है वो कह ले शागिर्द था। लेकिन 40 दिन बाद जो है वो लड़का उसको इस वजह से उसके वालिदैन छुड़वा लेते हैं कि अब जो है ना बूढ़ा जो है वो सलाओ बन चुका है। सलाओ वहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी मनहूस को, बदकिस्मत को। तो वो लड़का लेकिन उससे अटैच रहता है, लड़का उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो उसकी ज़रूरतों का बहरहाल हर रोज़ ख्याल करता है। जब वो आता है समुंदर से वापस और जब वो जा रहा होता है तब भी वो उसकी हेल्प करता है। तो लड़का उसके साथ बहरहाल अटैच रहता है पूरे नावल में उसके साथ। जब भी वो लैंड पे होता है तो लड़का जो है वो उसकी जितनी हो सकता है हेल्प करता है। तो बूढ़ा बहुत गरीब है तो लिहाजा उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी वो लड़का करता है। तो उसके 85वें दिन जब वो रवाना होता है तो वो लड़का उसको जो है ना छोड़ के आता है समुंदर तक। और फिर वो जो है वो जब उसके अंदर जाता है तो उसमें वो एक मछली पकड़ता है, बहुत बड़ी मछली होती है। और वो मछली जो है वो मार्लिन होती है और तकरीबन वो 3 दिन तक उस बूढ़े को की कश्ती समेत उसको खींचती चली जाती है। वो मछली इतनी बड़ी होती है कि अगर वो उसको मार भी ले तो वो पूरी जो है वो उसको कश्ती के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कश्ती से भी 2 फीट लंबी होती है। तो वो बहरहाल 3 दिन लड़ाई करता है, 3 दिन उसके साथ सब्र की लड़ाई करता है। मछली को अगर वो खींचेगा तो डोरी टूट जाएगी, लिहाजा वो कहता है कि मैं इसको हर हाल में हरा दूंगा, अपने सब्र के साथ हराऊंगा। वो उसको ढील देता चला जाता है, मछली उसको खींचती चली जाती है
और 2 दिन वो खींचती रहती है, बल्कि 2-2.5 दिन। तो इस दौरान वो जो है विजिलेंट रहता है और इस दौरान भूखा रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। और फिर क्या होता है कि एट द एंड मछली जो है उसको वो मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो इस दौरान शार्क मछलियाँ उस पर हमलावर होती हैं, और लेकिन वो शार्क मछलियों को मार के भगाता है। 3-4 दफ़ा हमलावर होती हैं और अल्टीमेटली जो है वो जो उसने मछली बड़ी मेहनत से पकड़ी थी वो उसको खा जाती हैं सारा गोश्त। और जब वो वापस साहिल पे वापस आता है तो हड्डियों के ढांचों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचता, और यहाँ पे जाके फिर नावल एंड हो जाता है। अब इस नावल के ऊपर जो एक क्रिटिकल कह लें कि एनालिसिस है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो ये है कि इसको एक सिंबॉलिक नावल करार दिया गया कि जो बूढ़ा है वो दरअसल बूढ़ा नहीं है, दुनिया के तमाम इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंसान है इस पूरा अर्ज़ पे। जो उसका 3 दिन का सफ़र है वो दरअसल इंसान की ज़िंदगी का सफ़र है। फिर उसके अलावा जो उसकी जो बड़ी मछली पकड़ने की ख्वाहिश है या उसको हासिल करने की ख्वाहिश है, वो दरअसल इंसान की ज़िंदगी में एक जो बड़ा मकसद होता है वो उस मुराद वो है। फिर जो उस शार्क मछलियाँ हमलावर होती हैं वो दरअसल इंसान की रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं जो कुदरत की तरफ से आती हैं, जो उसके मकसद के रास्ते में। और एट द एंड जो है ना ज़्यादातर केसेस में इंसान को नाकामी होती है। तो इसके बारे में 2 तरह के बल्कि 3 तरह के व्यूज़ पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नावल जो है ना पेसिमिस्टिक है, कि ये बताता ही है कि इंसान की जो एफ़र्ट्स हैं उससे कुछ हासिल नहीं होता है, एट द एंड नाकामी होती है। जबकि दूसरा व्यू ये है कि जो इंसान है वो कुछ उसके लिए मकसद अहम होता है, उसके लिए मटेरियल गेन कोई अहमियत नहीं रखती। यानी फ़तह और शिकस्त का इन्हिसार इस बात पे नहीं होता कि इंसान मटेरियली जीते, बल्कि फ़तह और शिकस्त का दारोमदार इस बात पे है कि इंसान हक पे हो, राइट पे हो, और उस राइट को राइट समझते हुए फ़ाइट करे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। उसके दिल में ये होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि मैं हक़ की खातिर लड़ रहा हूँ, तो इस पे उसको इत्मीनान होना चाहिए। तो तीसरा एक व्यू ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलता, ये नावल जो है वो बिल्कुल जो है एक ना होम्योपैथी टाइप है। तो इसके बारे में अब यही कहा जा सकता है कि ये जो नावल है एक तरह से जैसे पोर्ट्रेट है मोनालिसा की, जो 16वीं सदी में 1503 में एक गालिबन इटालियन पेंटर था, उसने बनाई थी, लिनार्डो डी विंसी, उसने ये बनाई थी। तो उस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा जो है ना डिस्कस की गई तस्वीर है, जिसके बारे में गाने भी जो है ना बहुत ज़्यादा बने हैं, उसकी पैरोडी भी बहुत ज़्यादा हुई है, और उसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। तो वो उस तस्वीर की ख़ासियत जो है ना वो एक अजीब सी ख़ासियत है कि उसके अंदर जो मोनालिसा जो एक करैक्टर है, जिसकी वो तस्वीर है खातून की, वो उसका जो चेहरा दिखाया गया वो इस अंदाज में है कि जो शख्स खुश होता है उसको वो मुस्कुराती हुई नज़र आती है, और जो शख्स उदास होता है उसको वो उदास नज़र आती है। तो और जो संजीदा होता है उसको ना वो हंसती नज़र आती है ना मुस्कुराती नज़र आती है, वो दरमियानी कैफियत में नज़र आती है। तो यानी वो एक ऐसा मास्टरपीस है आर्ट का। ऐसे ही इस नावल को भी हम कह सकते हैं कि इंसान की जैसी सोच है वैसा ही इसके अंदर से वो रिज़ल्ट निकालेगा। अगर पेसिमिस्टिक है तो पेसिमिज़म इसमें से निकालेगा, और ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑप्टिमिज़म इसके अंदर से ड्रॉ करेगा। तो ये इसके क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन था।
आप जो क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आए हैं वो पहले प्रिपेयर कीजिए। वो 7-8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको। तो इंशाल्लाह जो इसके अलावा मॉडर्न एसेस के लेक्चर हैं वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। खुदा हाफिज़।